नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका इन्वेस्टमेंट से न्यू में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैरॉक का बिजनेस मॉडल कैसा है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा क्या मैं इस कंपनी के अंदर अभी पैसे डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप अच्छी तरह जान पाएंगे कि वैरॉक किस तरीके से बिजनेस को रन करती है और वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करती है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को हम वैरॉक के बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि इस कंपनी को कैसे कैसे शुरू किया गया था। दोस्तों वैरॉक ने अपने बिजनेस को 1990 में शुरू किया था। इन्होंने पॉलीमर डिवीजन से अपने बिजनेस को शुरू किया था और उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली ग्रो किया है और उसके बाद इन्होंने काफी सारी डिवीजन की और एंट्री करी थी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मेटेलिक डिवीजन के अंदर एंट्री ली थी और दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवीजन के अंदर भी एंट्री ली थी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी सारे जॉइंट वेंचर्स किए थे और काफी सारी जगह केपेक्स किया था और नई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोली थी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उनमें से कुछ जॉइंट वेंचर्स के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने 2012 में विस्टॉन लाइटिंग सिस्टम के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था जिसको अब हम वैरॉक लाइटिंग सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद 2011 में इन्होंने ट्रायोम इटली करके एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था जिसको आज हम वीएलएस ग्रुप के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये ग्रुप काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वैरॉक के लिए, क्योंकि जो इनका मेन लाइटिंग का बिजनेस है वो वीएलएस ग्रुप के थ्रू ही आता है। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने 2018 में भी काफी सारे जॉइंट वेंचर्स किए हैं। इन्होंने 2018 में डेल ऑटो करके एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया जो कि इटली से बिलोंग करती है। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है और साथ साथ ये ओईएम्स को भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। और दोस्तों ने 2018 में एक और जॉइंट वेंचर किया था जिसमें टर्की बेस्ड एक लाइटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी को एक्वायर किया था जो कि इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रहा। दोस्तों ये था वैरॉक का ब्रीफ बैकग्राउंड कि इन्होंने अपने बिजनेस को किस तरीके से शुरू किया था। दोस्तों अगर हम इन्हें करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं तो इस टाइम पे वैरॉक ग्लोबल टायर 1 ऑटो कंपोनेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और दोस्तों ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये इंडिया के टायर 1 मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर है ऑटोमोटिव कंपोनेंट के 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर ओईएम्स को आज के टाइम में। दोस्तों अगर हम इनकी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके एमडी और सीईओ मिस्टर तरंग जैन जी हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पूरी की है और दोस्तों इन्होंने अपनी एमबीए को आईएमडी बिजनेस स्कूल स्विट्जरलैंड से शुरू किया था। दोस्तों यहाँ पे मैं एक खास बात आपको और बताना चाहता हूँ कि वैरॉक ग्रुप और बजाज ग्रुप के अंदर काफी सारे फैमिली रिलेशंस भी हैं। दोस्तों अब हम वैरॉक के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका बिजनेस किस तरीके से डिवाइड है। तो दोस्तों वैरॉक के बिजनेस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ये वीएलएस ग्रुप के थ्रू लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कार पैसेंजर ओईएम्स को। दोस्तों ये ओईएम्स का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स वो होते हैं जो कि वैरॉक से उनके जो स्पेयर्स है उनको लेके अपने प्रोडक्ट्स के अंदर फिट करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दोस्तों जैसे कि बजाज अगर वैरॉक से अपने बाइक्स के लिए कंपोनेंट खरीद रहा है तो उन कंपोनेंट्स को वो बाइक के अंदर फिट करेगा, उसके बाद अपनी बाइक को बेचेगा, उसे हम ओईएम्स कहते हैं। और दोस्तों जो दूसरा पार्ट इनका बिजनेस का आता है उसके अंदर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स को ऑटो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी ये 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर ओईएम्स को ही अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपोनेंट प्रोवाइड बिजनेस को 3 पार्ट्स के अंदर बांटा जाता है। पॉलीमर डिवीजन आती है, इलेक्ट्रिकल डिवीजन आती है और मेटेलिक डिवीजन आती है। तो पॉलीमर डिवीजन के अंदर ये मिरर्स प्रोवाइड करते हैं, हगर्स प्रोवाइड करते हैं, सीट बेस प्रोवाइड करते हैं, सीट असेंबली प्रोवाइड करते हैं और साथ ही मड फ्लैप और काफी सारे आइटम्स को प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा अगर मैं इनकी मेटेलिक डिवीजन के बारे में बात करता हूँ, इसके अंदर ट्रांसमिशन असेंबली, क्रैंक पिन, इंजन शाफ्ट और काफी सारे जो मेटेलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेटेलिक कंपोनेंट होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर ये हेडलैम्प्स को प्रोवाइड करते हैं, स्विचेस को प्रोवाइड करते हैं, ब्रेक स्विच को प्रोवाइड करते हैं, मोटर्स को प्रोवाइड करते हैं और काफी सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इनका रिवेन्यू किस किस तरीके से डिवाइड होता है और कौन कौन सा सेगमेंट कितने कितने रिवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो इनके रिवेन्यू को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इनके जो सबसे ज्यादा पैसे वो लाइटिंग के बिजनेस से आते हैं। इनके पास करीब 60% के आसपास इनका जो रिवेन्यू है वो लाइटिंग के बिजनेस से आता है। जो दूसरा पार्ट है वो पॉलीमर डिवीजन का होता है। पॉलीमर डिवीजन से करीब 15% के आसपास रिवेन्यू निकालते हैं। और जो तीसरा पार्ट आता है वो मेटेलिक डिवीजन का आता है, इससे करीब 7% के आसपास पैसे निकालते हैं। और जो चौथा पार्ट आता है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का आता है, उससे करीब इनके 12% रिवेन्यू आते हैं। और जो लास्ट पार्ट आता है वो अदर्स का आता है, उसमें इनके पास करीब 5% के आसपास रिवेन्यू आते हैं। दोस्तों अदर्स के सेगमेंट के इन्होंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उससे जो रिटर्न्स आते हैं उसको अदर्स के सेगमेंट के अंदर दिखाते हैं। दोस्तों अब आपको मैं इनके रीजन वाइज रिवेन्यू डिवाइड के बारे में बताता हूँ किस तरीके से रीजन वाइज इनका रिवेन्यू बढ़ता है। तो दोस्तों इनके जो 45% रिवेन्यू होते हैं वो तो करीब यूरोप के रीजन से आ जाते हैं और जो इनके 36% के आसपास रिवेन्यू होते हैं वो इंडियन रीजन से आते हैं। और नॉर्थ अमेरिका रीजन है, वहां से इनके पास करीब 18% रिवेन्यू आते हैं। एशिया के रीजन से इनके पास करीब 0.8% रिवेन्यू आते हैं। अदर रीजन से इनके पास करीब 1% के आसपास रिवेन्यू आते हैं। दोस्तों और मैं साथ ही साथ आपको कुछ फिगर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो वैरॉक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पास करीब 41 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। और दोस्तों इनके 17 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंस है, जो कि इस बिजनेस के लिए काफी अच्छी बात है कि ये दूसरी जगहों पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और दोस्तों इनके पास सोलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। दोस्तों ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बिजनेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स आते रहते हैं, BS6 नॉर्म्स और काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए इनके R&D सेंटर्स की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है ताकि अपने बिजनेस में आगे ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते चले जाए और नए नए प्रोडक्ट और इनोवेशंस को लाते चले जाएं। दोस्तों अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिनारियो के बारे में बात कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्री पास में किस तरीके से ग्रो हुई है और इसका कैसे इंपैक्ट रहता है वैरोक के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैरोक लाइटिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो जो ग्लोबल लाइटिंग इंडस्ट्री है 2018 में इतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं हुई है, उसके अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन आई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैरोक कार पैसेंजर इंडस्ट्री में अपनी सबसे ज्यादा लाइट्स को बेचता है, तो उसी वजह से उस इंडस्ट्री में थोड़ी सी डिक्लाइन आई थी, जिसका जो इंपैक्ट है वो वैरोक के ऊपर पड़ा है। और दोस्तों कुछ कंट्री ने इस इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ भी दिखाई थी, ब्राजील, थाईलैंड और रशिया जैसी कंट्रीज आते हैं जहां पर 20% से ज्यादा की ग्रोथ हुई थी इस सेगमेंट के अंदर। और दोस्तों साथ कुछ कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा डिक्लाइन भी आया था। इसका अर्जेंटीना, टर्की जैसी कंट्रीज आती हैं जहां पे काफी ज्यादा पैसेंजर कार्स और साथ ही साथ कॉमर्शियल व्हीकल की डिमांड के अंदर गिरावट आई थी। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैरोक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री में भी अपने कंपोनेंट्स को बेचती है, तो हम सबसे पहले 2 व्हीलर इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इंडियन 2 व्हीलर इंडस्ट्री 4.7% की कैगार से ग्रो होती चली जा रही है और ये कंटिन्यूअसली इसी स्पीड से लगभग ग्रो होती चली जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे एक खास बात यह है कि जैसे कि हम सब जानते हैं आगे BS6 नॉर्म के व्हीकल आने वाले हैं, तो वो 2 व्हीलर इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। जैसे कि BS6 नॉर्म्स आने के बाद बाइक के प्राइस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से जो डिमांड है उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आएगी, जिसका वैरोक पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। और दोस्तों तीसरी इंडस्ट्री वो 3 व्हीलर की आती है। दोस्तों 3 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये सबसे ज्यादा अपने 3 व्हीलर्स को बेचता है बाहर के मार्केट में, और ये इंडस्ट्री 24% के हिसाब से ग्रो हुई है 2018 में, जो कि काफी अच्छी बात है वैरोक के लिए। और दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं वैरोक का जो सबसे बड़ा कस्टमर है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में इंडिया में वो बजाज आता है। बजाज 3 व्हीलर्स को ही बनाता है, इसीलिए अगर 3 व्हीलर्स के अंदर ज्यादा अच्छी ग्रोथ आती है वैरोक के लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकती है। तो हम वैरोक के सबसे बड़े कस्टमर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि वैरोक के पास कौन कौन से बड़े कस्टमर हैं जिसको ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो अगर मैं इनके टॉप 3 कस्टमर्स के बारे में बताता हूं तो उसका सबसे पहले तो बजाज आता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। उसके अंदर होंडा ग्रुप आता है और साथ ही रॉयल एनफील्ड आता है जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो साथ ही साथ वैरोक न्यू कस्टमर्स को भी ऐड करता चला जा रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर कस्टमर्स ऐड नहीं होंगे तो उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इन्होंने काफी सारे नए कस्टमर्स को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। इन्होंने हीरो को, टीवीएस को, वॉल्क्सवैगन को, निसान और रेनॉल्ट जैसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाए, जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को उनको सेल करेंगे, जिससे ये वैरोक के लिए काफी अच्छा है कि फ्यूचर में इनका बिजनेस और अच्छी तरह ग्रो भी हो पाए। दोस्तों अब मैं आपको वैरोक की फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में बताने वाला हूं कि फ्यूचर में कहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को खोलने वाले हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मोरक्को, ब्राजील के अंदर खोलना चाहते हैं, क्योंकि ये साउथ अमेरिकन मार्केट को टैकल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको इनके रेवेन्यू सेगमेंट्स में बताया था कि नॉर्थ अमेरिका में काफी अच्छे पैसे कमाते हैं, पर ये साउथ अमेरिका में भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और दोस्तों दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पोलैंड के अंदर खोलना चाहते हैं। पोलैंड में खोलने का मतलब ये है कि यूरोपियन मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेन्नई के अंदर खोलना चाहते हैं। चेन्नई में खोलने की वजह से ये इंडियन मार्केट में और अच्छा अपने प्रेजेंस को बना सकते हैं। और दोस्तों चौथी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जापान के अंदर खोलना चाहते हैं। जापान के अंदर इनके पास कोई खास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए जापान के अंदर खोलना चाहते हैं ताकि वहां के कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन कर सके और वहां पे भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। दोस्तों अब हम रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं कि वैरोक को कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं फ्यूचर में जो कि इनके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला रिस्क आता है वो है प्राइसिंग का। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा मार्जिन नहीं होते, यही एक कारण है कि वैरोक भी इस प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि जो इनके मार्जिन है वो करीब 3.5% के आसपास है, जो कि इनके बिजनेस को काफी इंपैक्ट करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि जो इनके मार्जिन है वो बाकी कंपटीटर से काफी अच्छे हैं। इसका रीजन ये है कि जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोल रखी है वो ऐसी जगह पे खोल रखी है जब लेबर है वहां पे वो काफी सस्ती है, इसी वजह से जो इनके मार्जिन है वो फिर भी 3.5% के हैं। अगर मैं मेन कंपटीटर जो कि मदरसन सुमी है उसके बारे में बात करता हूँ तो उनके मार्जिन करीब 2.5% के आसपास है। तो दोस्तों इनके मार्जिन उनसे करीब 1% ऊपर है, जो कि काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और दोस्तों इनकी दूसरी प्रॉब्लम आती है वो कस्टमर्स की आती है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज ओईएम्स को अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और एक भी ओईएम कस्टमर अगर इनसे छूट जाता है वो इनके बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजाज, होंडा, वॉल्क्सवैगन, हीरो आदि काफी सारी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। एक भी ओईएम इनसे प्रोडक्ट लेना बंद करेगा तो वो इसके बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। और दोस्तों जो तीसरी प्रॉब्लम इनके बिजनेस को आने वाली है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उनके अंदर चेंज करना पड़ेगा, जो कि वैरोक के बिजनेस को इंपैक्ट करेगा। और दोस्तों यहाँ पे खास बात यह है कि वैरोक ने अपने फ्यूचर के लिए पहले से ही ऑर्डर ले रखे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी से। इन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के पहले से ही ऑर्डर ले रखे हैं उन कंपनी से जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जाने वाली हैं। तो अब हम वैरोक की शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि शेयर होल्डिंग किस किस तरीके से डिवाइड है। तो दोस्तों इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 85% के आसपास उनके प्रमोटर के पास है, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स के लिए। और एक काफी अच्छी बात है कि इनकी जो 85% शेयर होल्डिंग है वो इनके प्रमोटर्स के पास है। और दोस्तों लगभग 2% शेयर होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आते हैं। और जो लगभग 10% शेयर होल्डिंग है वो इनकी डायरेक्ट
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स और काफी सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, और लगभग 2% शेयर होल्डिंग एक अदर्स के पास है जिसके अंदर पब्लिक आती है। दोस्तों अब हम वैरॉक के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम इनके लास्ट 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सेल्स, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और मार्जिन के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से ग्रो हैं और किस तरीके से हैं। तो अगर हम इनके मार्च 2017 की सेल्स के बारे में बात करते हैं तो वो 9,299 करोड़ की है। मार्च 2018 की सेल्स 10,279 करोड़ की है और मार्च 2019 की सेल्स 12,036 करोड़ की है। अगर मैं आपको इनके एक्सपेंसेस के बारे में बताता हूँ तो मार्च 2017 में इनके एक्सपेंसेस 8,717 करोड़ के हैं और मार्च 2018 में इनके एक्सपेंसेस 9,398 करोड़ के हैं और मार्च 2019 में इनके एक्सपेंसेस 10,948 करोड़ के हैं। अगर मैं आपको इनके प्रॉफिट्स के बारे में बताता हूँ तो मार्च 2017 में इनके प्रॉफिट 313 करोड़ के थे, मार्च 2018 में इनके प्रॉफिट 450 करोड़ के थे और मार्च 2019 में 446 करोड़ के थे इनके प्रॉफिट। दोस्तों अगर हम इनके मार्जिन की बात करते हैं तो मार्च 2017 में इनके मार्जिन करीब 3.36% के थे, मार्च 2018 में इनके मार्जिन 4.3% के थे और मार्च 2019 में इनके मार्जिन करीब 3.7% के थे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि वैरॉक के पास टोटल एसेट्स कितने की हैं। दोस्तों वैरॉक के पास करीब 8,600 करोड़ की टोटल एसेट्स है जो कि काफी अच्छा नंबर होता है। और दोस्तों अगर मैं इनकी लायबिलिटीज के बारे में आपको बताता हूँ तो वो करीब 5,500 करोड़ की है और इन लायबिलिटीज के अंदर हम इनके कर्जे को देखते हैं तो वो करीब 2,500 करोड़ का है, जो कि काफी बड़ा कर्जा है अगर हम इस कंपनी से कंपेयर करते हैं। और दोस्तों इस कर्जे के पीछे मैं आपको रीजन भी बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको इनके बैकग्राउंड के अंदर बताया था कि 2018 में 2 एक्विजिशन करे थे। एक तो उन्होंने टर्की की कंपनी को खरीदा है और एक इन्होंने इटली की कंपनी को खरीदा है। इसकी वजह से इनके बिजनेस में जो कर्जा है वो बढ़ गया था। तो अब आपको मैं स्क्रीन के अंदर 2 इमेज दिखाने वाला हूँ। एक इमेज के अंदर तो आपको टर्नओवर के बारे में दिखाऊंगा कि वैरॉक का टर्नओवर किस तरीके से ग्रो हुआ है और दूसरी इमेज में आपको डेट और इक्विटी के बारे में बात करेंगे कि इनके जो डेट है, जो कर्जा है और इक्विटी है वो किस तरीके का रेशियो है, मतलब जो इनके पास कर्जा है और जो इनके शेयर्स है उनके बीच में किस तरीके का रेशियो है। तो दोस्तों अगर इनका टर्नओवर को देखते हैं तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता चला जा रहा है, वो लोग 5 साल में डबल होने के आसपास है। तो इस वजह से इनके जो टर्नओवर है वो काफी अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है। तो अगर हम इनके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखते हैं तो वो कंटिन्यूअसली घटता चला जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो मतलब यही कंपनी अपने बिजनेस के अंदर से कर्जे को घटाती चली जा रही है, जो कि काफी अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। पर दोस्तों आप इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो में देखेंगे तो लास्ट साल का डेट टू इक्विटी रेशियो वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका रीजन ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने 2 कंपनीज को बाय किया था जिसकी वजह से जो इनके बोरोइंग्स है वो बढ़ गई थी। तो अब हम वैरॉक की वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूएशन किस तरीके की है। दोस्तों हम इसको फ्री कैश फ्लो से शुरू करते हैं। दोस्तों फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है अगर ये कंपनी हमारी होती तो हमारे पास कितने पैसे आते साल के एंड में। दोस्तों अगर मैं इनके फ्री कैश फ्लोज के बारे में बताता हूँ लास्ट साल के तो वो नेगेटिव थे, और उससे जो पहला साल था उसमें इनके फ्री कैश फ्लो करीब 480 करोड़ के थे, जो कि काफी अच्छा नंबर है। अगर हम उस कैश फ्लो से इनकी वैल्यूएशंस को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सस्ती हो जाती है। और दोस्तों जो इनके नेगेटिव कैश फ्लोज थे उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि कंपनीज को बाय किया था, एक इटली बेस्ड कंपनी और एक टर्की बेस्ड कंपनी को बाय किया था, जिस वजह से इनको काफी ज्यादा कर्जा लेना पड़ गया था और इनके जो कैश फ्लोज है, जो कैश आता है, इन्होंने उसी में लगा दिया था, जो कि इन्हें फ्यूचर में जरूर बेनिफिट देगा। और दोस्तों अगर मैं आपको इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बताता हूँ, इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड कैपिटल उस पर किस तरीके के रिटर्न आ रहे हैं, तो वो 13% के हैं। दोस्तों काफी ज्यादा कम रिटर्न होते हैं, कम से कम मुझे 20% से ऊपर के रिटर्न पसंद होते हैं। इसी वजह से 13% के जो रिटर्न है वो मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है। और अगर मैं इनकी सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ तो वो करीब 15% की है, जो कि काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं क्या मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला। दोस्तों इस बात को डिसाइड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्या मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसा डालूं या नहीं डालूं। दोस्तों इसके पीछे 1-2 रीजन है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो दोस्तों जो वैरॉक की वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा सस्ती है, इस वजह से मुझे एक कंपनी थोड़ी अच्छी लगती है। पर कोविड की सिचुएशन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल बात है। इस वजह से एक तो ये रीजन है कि मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे डालूं या नहीं डालूं। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ एक खास पॉइंट भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग 85% की, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है और इनके प्रमोटर को बिलीव है कि ये बिजनेस अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों ये भी एक कारण है, इस वजह से मैं कंफ्यूज हूँ क्या मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे डालना चाहता हूँ या नहीं डालना चाहता। पर दोस्तों मैं अभी इस कंपनी के अंदर पैसे नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैरॉक का जो मेन बिजनेस है वो एक अपने मेन प्रोडक्ट्स है वो OEMs को बेचती है। OEMs का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर तभी कमाते हैं जब उनके व्हीकल्स बिकते हैं, और जैसे कि हम सब जाते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में व्हीकल्स नहीं बिकने वाले और जो कमर्शियल व्हीकल्स पैसेंजर कार्स उनकी खास डिमांड आने वाली नहीं है। इसी वजह से OEMs के पास सेल नहीं आएगी और वैरॉक के पास डिमांड नहीं आएगी उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो दोस्तों ये कारण है, इस वजह से मैं इसके अंदर अभी पैसे नहीं डालना चाहता। पर दोस्तों अगर फ्यूचर में मुझे कुछ अच्छा लगता है वैरॉक के बारे में और अगर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अच्छी तरह रिवाइव हो सकती है तो मैं इसके एक बार दोबारा रिवैल्यूएशन करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या ये कंपनी पैसे डालने लायक है या नहीं है। दोस्तों ये थी मेरी आज की एनालिसिस वीडियो। अगर आपको इस तरह की और भी एनालिसिस वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।